Hello everyone, welcome to endorphin classes. In the previous lecture, we have completed the concentration of the solution. Now in this topic, in this lecture, we will discuss about the solubility of the solids and gases in liquids. So let us start with this topic. First of all, we will discuss about the solubility term. What is the meaning of solubility? Actually, solubility is the maximum amount of a substance that can be dissolved in a specific amount of the solvent. As in the concentration term, you have seen that the concentration of the solution is depending upon the amount of the solute. तो ये आपने एक MCQ के क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करना है एंड दैट विल बी एडेड. सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इस सोल्यूट को हमने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का अमाउंट स्पेसिफाइड है एंड आल्सो एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एडेड in the specified amount of the solvent at a specific temperature, that is known as the solubility of the solids, and this is the solubility of the solid in that particular solvent. Now this solubility, on what factors the solubility will depends. From here you can identify the three factors. One factor is the amount of the solute, means the nature of the solute. The first factor क्या हुआ? On which the solubility of the solid depends, that is the nature of solute. ये सब आपके क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्कर, आपके assertion reasoning, MCQ एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अभी हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. 4 फैक्टर्स हैं ऑन विच द सॉल्युबिलिटी विल डिपेंड्स, कि जो सॉल्युबिलिटी जिसके ऊपर डिपेंड करती है. अब अगर हम देखें तो अगर हम पर्टिकुलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर हम लेते हैं, 2 पार्ट में हम इसको करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, तो प्रेशर इसके अंदर फैक्टर नहीं आएगा सॉलिड इन लिक्विड में. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं दीज आर हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, तो उनका कोई अफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी के ऊपर. सॉल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर अफेक्ट नहीं करती सॉलिड इन लिक्विड में. जैसे अगर आप सॉल्ट इन लिक्विड लेते हैं, सॉल्ट इन वाटर आप ऐड करते हैं, तो प्रेशर का उसके ऊपर कोई रोल नहीं है कि प्रेशर इंक्रीज करें तो डिक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा. तो बचे 3 फैक्टर. तो इन 3 फैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ए सॉल्युबिलिटी कंडीशन जो हर जगह आपकी अप्लाई होती है. सॉल्युबिलिटी कंडीशन, सॉल्युबिलिटी कंडीशन आपकी क्या है? दैट इज लाइक dissolves like. अब इसका क्या मतलब है? like dissolves like. So let us see according to a you can say the example. जैसे अगर आप लेते हैं कि सारे सॉलिड्स हैं, क्या सारे सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं? आपका आंसर होगा नहीं. जैसे अगर आप कैम्फर लेते हैं, कैम्फर आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. नेफ्थलीन बॉल्स, जो गर्म कपड़े की गोलियां जिसे हम बोलते हैं, वो भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, CCl4, ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब जो हम कर रहे हैं, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, तो ये जब जो हम कर रहे हैं एक्चुअली इनकी जो कैटेगरी है, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, एंड यू कैन सी द वाटर इज पोलर इन नेचर. दैट मीन्स नॉन पोलर विल नॉट डिसॉल्व इन पोलर. तो आ गया ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक मीन्स द नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर. नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा. जैसे अगर आप लेते हैं नॉन पोलर का बेंजीन, आप ले लीजिए, बेंजीन है, टॉलुईन है, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. तो जैसे अगर आप टॉलुईन, मतलब ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 लगा देते हैं तो ये टॉलुईन है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे सब. तो ये आपका आता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर. जैसे अगर आप लेते हैं कि अगर आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपका CCl4 तो डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लेते हैं NaCl लिया, आपने शुगर लिया, ये सब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे. NaCl आपने लिया क्योंकि आइंस में कन्वर्ट हो जाता है. शुगर आपने लिया जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. तो इस तरीके से जैसे अगर आप NH3 लेते हैं, NH3 को अगर आप वाटर में डालते हैं तो ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. बट ये जो आपके हैं ये बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होंगे. तो बन गया ना एक क्वेश्चन
कि बेंजीन में डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? सेम कि ये आपका नॉन पोलर इन नेचर है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक सॉल्युबिलिटी कंडीशन को हमने अप्लाई करना है सॉल्युबिलिटी के केस में। अब आता है आपका कि अगर हम लेते हैं कि डिसोल्यूशन, एक जगह आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा डिसोल्यूशन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच वी आर एडिंग द सॉलिड सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट में ऐड किया उसको, हमने लिया सपोज आपने शुगर लिया, आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, आप कहेंगे हाँ डिसॉल्व हो गया, तो एक्चुअली ये डिसोल्यूशन हो रहा है। इस प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। और हम तब तक ऐड करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन ना आ जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है नाउ द मोर सोल्यूट विल नॉट बी डिसॉल्व्स इन द गिवन सॉल्वेंट, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जितना शुगर आप ऐड करेंगे उतना ही वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपने 11th में भी पढ़ा था और सैचुरेटेड सोल्यूशन तो आपने 10th में भी पढ़ा था। तो एक कंडीशन आ जाती है सैचुरेटेड फॉर्म में, इस ये कंडीशन जिसको हम, अब बताइए इस साइन को हम क्या कहते हैं? आपने 11th में भी पढ़ा था। यस, इट इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है जिसके अंदर आपका, ये अगर हम यहाँ ले लें तो डिसोल्यूशन और यहाँ ले लें तो हम क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे जा रहे हैं तो डिसोल्यूशन हो रहा है, ऐसे आ रहे हैं तो आपका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। और जब ये दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बट इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये वर्ड भी आपने पढ़ा था। डायनेमिक का मतलब है कि इसके ऊपर हमें जो चेंजेस हैं वो तो दिखाई नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता। मतलब आपका इग्नोरेबल है, आप ये कह सकते हैं कि आपको ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो ये जैसे अगर आपका डेल्टा जी है, आपने 11th में पढ़ा था, जीरो हो जाता है। ई सेल भी इसके ऊपर जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। So that is a part of equilibrium chapter from 11th class. Now we will see the, अब हमारा हो गया nature of the solute, nature of the solvent हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम लेते हैं जो हमारा थर्ड फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। अब सोचिए, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था ली चटेलियर प्रिंसिपल। अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था ली चटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चटेलियर प्रिंसिपल के अंदर क्या था कि अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास, मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एच सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर दिस, आप ये नहीं कह सकते टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज ही होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने NH4Cl लिया, NH4Cl को वाटर में ऐड किया, ये एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है। तो अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इसमें डिसॉल्व हो जाएगा अगर आप इसको हीट करेंगे तो दैट इज ए टेम्परेचर का डिपेंडेंस एंडो पे। लेकिन अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो एक्सोथर्मिक इन नेचर में डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आप NaOH लेते हैं, NaOH को अगर आपने वाटर में डाला और इसको हीट कर दिया तो ये सोल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, लेट सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल वाटर में करते हैं या कोल्ड वाटर में करते हैं तो इट विल बी डिसॉल्व्स मोर इजीली। सो दैट इज द dependency of nature of the solute, nature of the solvent and temperature on the solubility of the solid in liquid. Next जो हम पढ़ेंगे that will be the solubility of the gases in liquid. Now we will discuss about the solubility of the gases in liquid. हमारा जो second part अब इसमें चलेगा वो है gas in liquid, which is little bit different from the solid in liquid. तो गैस इन लिक्विड के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड में अगर आप देखें तो कुछ गैसेस होती हैं, जैसे अगर आपने ऑक्सीजन लिया, CO2 लिया, दीज गैसेस आर नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर। ये वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होती बिकॉज दे आर हैविंग द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनमें लंडन फोर्स होती है, ये नॉन पोलर इन नेचर होती है।
लेकिन अगर आप लेते हैं HCl, आपने लिया, अमोनिया लिया, if they are present in the gaseous form, so they can be easily dissolved in water. So what is the factor behind it? It is the type of force exists between them, means the nature of the solute. यहाँ पर क्या है, weak intermolecular force है. यहाँ पर क्या है कि they are having strong intermolecular force and they can be easily लिक्विफाई कर सकते हैं. अब आपने HCl सोल्यूशन भी सुना है, आपने अमोनिया सोल्यूशन भी सुना है, तो दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, सो दे कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर. ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी. तो मीन्स वी कैन से, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये डिसॉल्व नहीं होंगी, सो दैट विल बी, इट इज अफेक्टेड. जो आपका यहाँ पर अगर हमने ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ है. द एक्वेटिक लाइफ विल बी सस्टेन ओनली, किसके ऊपर सस्टेन करती है, इट विल बी सस्टेन ओनली ऑन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. तभी जो एक्वेटिक लाइफ है, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे कैन ब्रीथ इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर. जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उससे वो ब्रीथ आउट करते हैं. तो इसके अंदर जो आपका एक फैक्टर है, हमने 3 फैक्टर ऊपर हमने पढ़े हैं, दैट इज नेचर ऑफ द सोल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट का पढ़ा हमने, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा, टेम्परेचर हमने पढ़ा, अभी टेम्परेचर हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और दूसरा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है वो है प्रेशर. क्यों है? क्योंकि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. और आपको ये पता है, एज द प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ऑक्सीजन या कोई भी गैस है, इट कैन बी कंप्रेसिबल एंड इट विल बी डिसॉल्व इन द लिक्विड. वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी. तो कैन वी से दैट द अमाउंट ऑफ द गैस, जो भी हम लेते हैं, अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट. क्योंकि सॉल्युबिलिटी में आपको सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है या सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. या आप ये कह सकते हैं जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, कि प्रेशर जितना आप बढ़ाएंगे द गैस डिसॉल्व्स इन द लिक्विड विल बी इंक्रीजेस. यस और नो? यस, इट इज यस, ऐसा होगा. तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने लिया एक्स ऑफ गैस, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कि जो मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 1 में सॉल्यूशन चैप्टर के. तो P ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑफ गैस. अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ गैस, वेयर KH इज द हेनरीज कांस्टेंट. अब देखिए एक नया टर्म हमारे पास जनरेट हुआ, हेनरीज. व्हाट इज हेनरीज? एक्चुअली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्वेश्चन है कि solubility of gas in liquid is explained by which law? That is the Henry's law. वो Henry's law है जो solubility of gas in liquid को explain करता है. तो according to the Henry's law, what will be the statement? The partial pressure of the gas in the vapor phase. The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas. Is directly proportional to the mole fraction of the gas. ये आपका आ गया in the solution, and this is the Henry's constant. So what will be the formula? Will become P of gas, where is it? It is present in vapor phase, KH into X of gas. तो ये एक्सप्रेशन है Henry's law की, तो जो आपको आ सकती है न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी और आपकी उसमें भी आ सकती है, MCQ में भी आ सकती है कि कौन सा लॉ है. अब हम देखेंगे कि KH वैल्यू क्या क्या सेम रहता है सभी गैसेस के लिए? नो, ये क्वेश्चन भी बनता है आपका MCQ में भी बनता है और आपका ये बनता है असर्शन रीजनिंग में भी बनता है कि द वैल्यू ऑफ KH विल बी डिफरेंट. KH विल बी डिफरेंट, बट डिफरेंट वैल्यू एट द, जो आपका डिफरेंट गैसेस के लिए KH वैल्यू इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस. डिफरेंट गैसेस ये अलग होगा, KH की वैल्यू अलग होगी. डिफरेंट गैसेस मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस का मतलब कि कौन इजीली डिसॉल्व हो रही है और कौन इजीली डिसॉल्व नहीं हो रही है. तो KH और सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे अगर KH की वैल्यू हाई है, KH की वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब लो सॉल्युबिलिटी है. क्या है? लो सॉल्युबिलिटी है. KH की वैल्यू हाई है तो लो सॉल्युबिलिटी है. जैसे अगर हम CO2 गैस लेते हैं, हमने अमोनिया गैस लिया, दोनों की KH वैल्यू आपको गिवन है.
अगर यहाँ पर KH की वैल्यू आपकी लो है तो इसका मतलब अमोनिया इज इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर या इन द सॉल्वेंट, और यहाँ पर KH की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है इसका एक्स ऑफ गैस कम होगा, मतलब solubility of the gas is less. So KH and solubility is inversely proportional to each other. अब देखिए हेनरीज लॉ के अंदर ही अगर आप लेते हैं क्वेश्चन कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अब क्या होगा। नॉर्मली जब आप सॉलिड से लिक्विड में गए थे तो एंडो और एक्सो पे डिपेंड किया था, तो जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज कर जाता है, जनरली हम लेते हैं। अब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं गैस इन लिक्विड के लिए तो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? बिकॉज गैसेस हैज द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और यू कैन से कि जो गैसेस आपकी होती हैं दे आर हैविंग हाई एस्केपिंग टेंडेंसी, इनकी हाई एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, और अगर हाई एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब है कि दे आर हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, और अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ऑलरेडी हमें टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाने से वो सोल्यूबल हो रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस विल बी एस्केप आउट। बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब आप पानी को बॉईल करते हैं, घर में करके भी देख सकते हैं, आपने पानी लिया, पानी को जब आप बॉईल करते हैं, गर्म किया आपने, इसको हीट किया पानी को, ठीक है, ये H2O आपने ले लिया, क्या होता है बबल्स बनते हैं। ये बबल्स किसके होते हैं? ये बबल्स होते हैं ऑक्सीजन गैस के। तो गैस तो निकल गई, सोडा वाटर है, सोडा वाटर को खोल दीजिए, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। जो कोल्ड ड्रिंक आप फ्रिज में रखते हैं और कोल्ड ड्रिंक सील्ड है और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक को खोल के आप रख दीजिए, 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से CO2 गैस की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सब आपके MCQ में और असर्शन रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस हैं जो एवरी टाइम दे विल बी इंक्लूडेड। नाउ यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं कि व्हाई द एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन द वार्म वाटर। ये जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, आई एम रिपीटिंग, व्हाई द एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर में रादर देन वार्म वाटर। वार्म वाटर में वो कंफर्टेबल नहीं होते। दूसरा इसी से रिलेटेड बन जाता है कि अगर हम एक्वेरियम लेते हैं, एक्वेरियम के अंदर क्या होगा अगर हमने एक्वेरियम में अगर हमने वार्म वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके हेनरीज लॉ से, कि अगर हमने कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है और जो वार्म वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो एक्वेटिक लाइफ और द फिशेस और द आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, दैट्स व्हाई दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। और अगर हम एक्वेरियम में वार्म वाटर डाल देंगे तो डेफिनेटली देयर लाइफ विल बी, या ये दे विल बी डेड, तो उनकी एक्वेटिक लाइफ का जो लाइफ होगी वो अफेक्ट करेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब देखिए, अब इसके बाद आती है आपकी दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ कि कहाँ यूज करते हैं। एक तो आपका यही हो गया जो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि एक्वेरियम जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कोल्ड वाटर या टेम्परेचर पानी का हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा ही हुआ है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एंड द सोडा वाटर जो बॉटल्स होती हैं दे विल बी सील्ड अंडर हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस को इंक्रीज करने के लिए सोडा वाटर, कोल्ड वाटर, सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक का हो गया। फिर आप पढ़ते हैं कि अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो partial pressure of oxygen is less than that at the ground level, and because of the low concentration of the oxygen in the blood, उससे क्या होता है बताइए, सोचिए, अगर लो ब्लड ऑक्सीजन होगा तो वी कैन अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसे एनॉक्सिया कहते हैं, जिसके अंदर कंसंट्रेशन या अनेबल टू थिंक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, इस तरीके के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो उसे एनॉक्सिया कहते हैं एट द हाई ऑल्टीट्यूड। पहाड़ों में ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब आता है, एक पढ़ा था आपने, अगर हम लेते हैं स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो उनका
टैंक होता है जो वो लेके जाते हैं नीचे ब्रीदिंग के लिए, उस टैंक में आपका हीलियम प्रेजेंट होती है अराउंड अबाउट 11.7%, और नाइट्रोजन होती है दैट विल बी 56.2%, एंड देयर विल बी ऑक्सीजन दैट विल बी अराउंड अबाउट 32%। ये ऑक्सीजन होती है। तो इसमें इसको डिल्यूट क्यों किया जाता है हीलियम डाल के? बिकॉज हीलियम हैज द लो सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड। हीलियम की सॉल्युबिलिटी लो होती है। अब देखिए, जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के अंदर जाते हैं, हाई प्रेशर अंडर वाटर, मतलब जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो कंसंट्रेशन जो होती है इसकी डिसॉल्व्ड की ऑक्सीजन की या डिसॉल्व्ड गैसेस की, वो इंक्रीज कर जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड में। बट व्हेन दे विल कम बैक टुवर्ड्स द सरफेस, तो व्हाट विल हैपन? द प्रेशर विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। जब वो ऊपर आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब यहाँ पर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज कर गया, ब्लड में सॉल्युबिलिटी गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। लेकिन जब वो सरफेस के ऊपर आते हैं तो जो गैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो रिलीज होनी शुरू होगी, तो डिक्रीज करेगा, तो डिसॉल्व्ड गैसेस बाहर आएंगी। इससे क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। तो बबल्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड में। तो उससे क्या होगा? एंड दे विल ब्लॉक द कैपिलरीज एंड क्रिएट ए कंडीशन कॉल्ड बैंड्स। तो ये जो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में से निकल रही है, ये मसल्स में जाकर के वहां पे बैंड्स बना देगी, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी, एंड विच इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस। तो इसको बैंड्स को रोकने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को कम करने के लिए, तो उसके अंदर आपका जो टैंक होता है, स्क्यूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है, दैट एयर विल बी डाइल्यूटेड विद हीलियम। उसको हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। हीलियम ही क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज हीलियम हैज द लेस सोल्युबिलिटी इन ब्लड। तो हीलियम लेस सोल्यूबल होती है ब्लड में, तो बैंड्स को वो नहीं बनाएगी या कम बनाएगी, पार्शियल बनाएगी, तो हमारी बैंड्स की सिचुएशन अवॉइड हो जाएगी। सो ये क्वेश्चंस हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन द MCQ, assertion reasoning, or the new pattern of CBSE syllabus. So now here we have discussed about the solubility, that is the solubility of solid in liquid, solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid, we have discussed about the Henry's law. Now we will discuss about the numerical regarding Henry's law. See the first numerical, it is the NCERT question and text NCERT questions. So we will discuss here. H2S is a toxic gas. इसका मतलब हमें जो गैस दी हुई है वो दी हुई है H2S। एक तो न्यूमेरिकल आपने पूरा नहीं पढ़ना, आपने एक लाइन पढ़नी है, आधी लाइन पढ़नी है, और उसको आपको मेकअप करना है कि उसमें दिया क्या हुआ है। तो गैस अगर आपकी H2S है, पहला तो टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग्स लाइक स्मेल, इट इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पर जो हम यूज करेंगे दैट विल बी 1 बार, क्योंकि STP के ऊपर प्रेशर होता है 1 बार, और जो टेम्परेचर होता है वो कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं 298 केल्विन, जो यहाँ पर टेम्परेचर का रोल नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि STP के ऊपर आपको प्रेशर या टेम्परेचर दिया हुआ नहीं होता। is 0.195 m. अब you can easily understand what is the meaning of small m. बताइए क्या था? Yes, it is molality. तो मोलालिटी की आपकी डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, यही था ना? तो इसका मतलब आपको दो चीजें मिल गई कि मोलालिटी अगर इसने दी हुई है आपको 0.195 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट। ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया। तो हम क्वेश्चन को ना भी देखें तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये तो आपका डाटा बन गया जो आपको गिवन है। अब आप सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, जब केएच निकालना है तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला पी ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है KH। तो KH का क्या मतलब हुआ? दैट इज P ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ गैस। हमें ये चाहिए बेसिकली KH निकालने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम? P ऑफ गैस तो हमें दिया हुआ है दैट इज 1 बार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बार इज गिवन टू यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्स ऑफ गैस। एक्स ऑफ गैस का मतलब है एक्स ऑफ H2S।
अब x ऑफ H2S क्या था, ये तो आपका मोल फ्रैक्शन है। अब लेक्चर 1 में अगर देखिए आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो यू कैन गो थ्रू अगेन द लेक्चर 1 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। x ऑफ H2S का मतलब है n ऑफ H2S डिवाइडेड बाय n ऑफ H2S प्लस n ऑफ H2O, ये मतलब है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये है। तो n ऑफ H2S आपका कैसे निकलेगा, WB अपॉन MB, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपका काम कम कर दिया इन्होंने, इन्होंने आपको मोलैलिटी दे दी। मोलैलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि 0.195 number of moles of H2S present in 1 kg of H2O, ये मतलब है इसका 1 kg of H2O। तो हमारे पास ये WA आ गया, हमारे पास ये NB आ गया, NB हमें चाहिए, हमने यहाँ यूज कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, N of H2S, N of H2O निकालना है। N of H2O क्या है आपका बताइए, तो आपका हो जाएगा 1000, क्योंकि इसको आप चेंज कर लेंगे 1 kg को, मोलर मास होता है 18 विच इज कम्स आउट टू बी 55.5। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x ऑफ H2S आ जाएगा और उसके बाद आप सीधा 1 अपॉन करके यू विल फाइंड द आंसर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा KH का, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 289.5। ये आपका क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, जो इसका क्वेश्चन है दैट विल बी, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इन बार, क्योंकि हमने बार में इसको ऐड किया है। तो ये आंसर आप निकाल लीजिएगा इसका, मैं यहाँ पर भी इसको मेंशन कर देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 289.5 बार, 0.5 बार, ये इसका आंसर आ जाएगा KH की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन, ये वाला क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब इसमें KH आपको दिया हुआ है, दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। अब इसमें देखो ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि KH की यूनिट क्या होती है MCQ में, तो उसके लिए भी आप सब रेडी रहिए कि KH की यूनिट क्या होगी। तो 2.5 ATM आपको यहाँ पर ये KH की वैल्यू ये दे दी। अब CO2 का जो आपको अभी हमने निकालना क्या है, देखो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब W ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना है। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml मतलब हमें WA दिया हुआ है, तो इसको हम WA को क्या ले लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालेंगे तो N ऑफ A, WA की बजाय हम ले लेते हैं N ऑफ A, सीधा ही निकाल लेते हैं। तो दैट विल बी 500 अपॉन 18, तो वो क्या आ जाएगा आपका, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 27.78, 27.78। तो ये यूज करके, इसको यूज करके हमारा निकल आएगा आपका NA। चलो आगे देखो, अंडर 2.5 ATM CO2, 2.5 ATM प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस आपको दिया हुआ है 2.5 ATM, लेकिन हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वैल्यू पास्कल में है, जो ऊपर आपको KH की वैल्यू दी हुई है, और जो आपका प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ATM में। तो इसको जब हम पास्कल में चेंज करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 101.3 इंटू 10 टू द पावर 3 से। 101 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 101.3 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, 10 टू द पावर 3 पास्कल, इससे आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका जो ATM है वो चेंज हो जाएगा पास्कल में। कैसे किया हमने, आपने किया है 1 ATM इज इक्वल टू 101.3 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। तो 2.5 ATM इज इक्वल टू 2.5 इंटू 101.3 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा P ऑफ गैस। ठीक है, ये P ऑफ गैस आ गया, KH आपके पास है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए, P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ गैस। बस फिर आप X ऑफ गैस निकाल लीजिए, दैट इज कम्स आउट टू बी P अपॉन में KH। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो जो वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी दैट इज राउंड अबाउट 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो जो ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर, ये आप वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद सिंपल है,
तो जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद आपको पता है कि x2 का मतलब होता है आपका n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी n2 की वैल्यू आपको निकल आएगी। फिर जो n2 की वैल्यू निकली है वो निकली है आपकी नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में N2O का मतलब है NOCO2। ये नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CO2। ये CO2 का मोलर मास है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा WB विच इज कम्स आउट टू बी 1.85 ग्राम। तो यू कैन चेक योर आंसर। मैंने यहाँ पर आपको आंसर भी दे दिए हैं। तो इसका आंसर जो आपका आएगा 1.85 grams. So here we have completed the numericals of the आपका Henry's law also, and that is here I am winding this lecture. So you can consider the numericals related to the Henry's law from any other books also. So in the lecture 3 we will start the vapor pressure and Raoult's law.